नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को और हमारे मंच पर आमंत्रित सभी रचनाकारों को मैं सुनील जोशी, नीलम सक्सेना चंद्रा जी के द्वारा प्रदान किए गए इस पटल पर और लिटरेरी वॉरियर ग्रुप द्वारा संचालित इस मंच को मैं प्रणाम करता हूं और अपने सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम सब एकत्र हो रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही सुनहरे अवसर के लिए, और वो अवसर है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम जो संस्थापक सदस्य हैं हमारी आदरणीय नीलम सक्सेना जी, उनकी एक किताब आसमानी होना है, उस किताब पर हम चर्चा करेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, उनसे उनकी रचनाओं को सुनेंगे और उस किताब के बारे में और जानेंगे। मंच पर आप देख पा रहे हैं हमारे साथ आदरणीय नीलम सक्सेना जी विराजमान हैं, आदरणीय अपर्णा प्रधान जी विराजमान हैं, नमस्कार। आदरणीय संजीव जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार। आदरणीय रेणु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं नीलम सक्सेना जी के बारे में कुछ शब्द अपने दर्शकों को जरूर बताऊं। हालांकि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हम सब उनके द्वारा प्रदान किए गए इस पटल पर अक्सर आपको दिखते हैं और अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। नीलम सक्सेना चंद्रा जी इस समय कोलकाता में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। कविताएं एवं कहानियां लिखना आपका शौक है। आपकी 200 से अधिक रचनाएं विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। आपके 7 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह, 44 एकल काव्य संग्रह व 15 बच्चों की पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 44 इस आसमानी होना से पहले, तो ये 45वीं है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी द्वारा आयोजित काव्य प्रतियोगिता में गुलजार जी द्वारा पुरस्कार प्राप्त है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार 2014, रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार 3 बार, बहुत बड़ी उपलब्धि। चिल्ड्रन ट्रस्ट द्वारा प्राप्त पुरस्कार, पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा हिंदी काव्य प्रतियोगिता 2017 में पुरस्कार, रॉयल अंतर्राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बहुत सारे अनेक अवार्ड्स आपके नाम हैं। आपके द्वारा लिखे गीत मेरे साजन सुन सुन को रेडियो सिटी द्वारा फ्रीडम पुरस्कार से भी प्राप्त है। आपके कार्य को सराहते हुए एक वर्ष में सबसे अधिक पुस्तक प्रकाशन हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आपको मान्यता प्राप्त है। नीलम जी को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 के देश के 78 प्रख्यात लेखकों में भी शुमार किया गया है। हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हम सब आपके सानिध्य में इस मंच पर आते हैं और आप एक प्रेरणा स्रोत हैं हम सब के लिए। हम सब आपसे कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन सीखते रहते हैं। और आज, जैसा मैंने पहले कहा कि आज हमें ये एक सुअवसर मिला है कि आज हम आपकी 45वीं किताब आसमानी होना है पर हम चर्चा करेंगे, उसका विमोचन करेंगे ऑनलाइन। मैं अपने सभी आमंत्रित अतिथियों से दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो पुस्तक का मुख पृष्ठ इस समय दिखाएं और जी, और इस तरीके से ये आसमानी होना है एक बेहद ही खूबसूरत किताब। इसके बारे में हम अभी और जानेंगे। इसको पब्लिश करवाया है ऑथर्स प्रेस ने और इसका बैक कवर हम आपको दिखाते हैं जी। और सबसे खास बात इस आसमानी होना है कि इसका जो कवर पेज है, जो डिजाइन है, वो आदरणीय अपर्णा प्रधान दी द्वारा बनाया गया है। बहुत सुंदर अपर्णा दी, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, जब हम जिक्र कर रहे हैं कि आसमानी होना है, तो मुझे लगता है कि मुझे शांत होकर के अब सुनना चाहिए इसकी लेखिका को, रचनाकारा को, कि वो इस किताब के बारे में बताएं, अपने अनुभव और इसमें रची हुई रचनाओं के बारे में हम सबको बताएं। और मैं गुजारिश करूंगा कि एक रचना भी वो जरूर सुनाएं।
नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सुनील जी। ये मेरी 45वीं काव्य की पुस्तक है और ऐसे मेरी 75 पुस्तकें हो गई हैं और ये 75वीं पुस्तक होना मुझे बहुत खुशी प्रदान कर रहा है इस वक्त। और मैं हर बार संजीव जायसवाल जी को ध्यान में रखती हूँ जब भी मैं कुछ अचीव करती हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि इस क्षेत्र में क्या होता है, कैसे पुस्तक प्रकाशित होती है। तो संजीव जी मुझे बड़े आराम से समझाया करते थे, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। तो सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपर्णा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस प्रकार का कवर पेज चाहिए। उन्होंने 2 दिन में बनाया था दी। हाँ, 2 दिन में बनाया था। और हमारा जो लिटरेरी वॉरियर ग्रुप है उसकी को फाउंडर डॉक्टर रेनू मिश्रा, जो कि मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे साथ दिया है उसने कई साल से। और सुनील जोशी जी, जब से इनसे मिले, इनके मृदु और नर्म स्वभाव से हम लोग सब कुछ ना कुछ सीखते आए हैं। तो सबसे पहले इस किताब के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि पिछला साल मेरे लिए कुछ मुश्किल था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रही, करीब 6.5 महीने वो एडमिट रही, 3.5 महीने आईसीयू में रही। तो उस दौरान खुद को पॉजिटिव रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक मानी जाती हूँ और मैं कोशिश भी करती हूँ कि ऑप्टिमिस्ट रहूं, परंतु उस वक्त मेरे विचार जो है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच खो रहे थे। यानी एक निगेटिविटी का दरिया था और एक पॉजिटिविटी का आसमान था। दोनों ही नीले कलर के थे, पर दोनों के बीच मेरा मन जो है कभी नीचे जाता, कभी ऊपर जाता। और जब नीचे जाता तो जिंदगी की गहराइयों को छूता, उसको समझने की कोशिश करता, और जब ऊपर जाता तो लगता नहीं, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर ऐसा ख्याल आता कि जो कुछ होगा ठीक ही होगा। परंतु कितने भी अलग हो समंदर और आसमान, दोनों में एक चीज नीले रंग के अलावा कॉमन है, वो है उनकी विशालता। आसमान भी विशाल होता है, समंदर भी विशाल होता है। तो चूंकि मैं इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर जो होता है वो उसकी मैथमेटिक्स, उसको एक शौक होता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में हम लोग हरदम बोलते हैं टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो जो है हम लोग जो मीन्स अगर हम हॉराइजन है, हॉराइजन को छूने की कोशिश कर सकते हैं, हॉराइजन को कभी छू नहीं सकते। जैसे हम मैथमेटिक्स में इंफिनिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इनफाइनाइट कभी हो नहीं सकते। तो ये एक ख्याल जो है बार बार जहन में चलता रहता, और उसी बीच जो कविताएं मेरे मन में उपजी, उनको मैंने इस पुस्तक में डाला है, और ये मेरी माँ को समर्पित है, आसमानी होना है। तो ये जो मुकम्मल होने की कोशिश होती है, इनफाइनाइट होना यानी क्या, मुकम्मल होना एक तरह से। तो मुकम्मल होने की जो कोशिश होती है, उसके बीच मेरी ये कविताएं जन्मी हैं। तो इसमें कुछ कविताओं में मैं दुख के इसमें भी गई हूँ, पेन के जो रेल्म बोलते हैं उसमें भी गई हूँ, क्योंकि दर्द भी उतना ही हमारा हिस्सा होता है जितनी खुशी होती है। फिर उस दर्द में से वापस मैं खुशी ढूंढी, तो कहीं खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, इस तरह से चलता रहा है। तो मेरी ज्यादातर कविताओं में निगेटिविटी बिल्कुल नहीं होती, बट इसमें कहीं कहीं है। कुछ कुछ कविताओं में मैं हारती हुई प्रतीत हुई हूँ, परंतु फिर मैं उससे आगे बढ़ी हूँ
क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पॉजिटिविटी ही सिखाई थी, तो मैं बस उस ओर बढ़ने की कोशिश करती रही। तो एक चीज है जो मुझे लगती है कि हमारी जब जिंदगी इतनी छोटी होती है, यानी किसी की जिंदगी 3 साल होती है, किसी की 30 साल होती है, किसी की 80 साल होती है, किसी की 100 साल होती है, पर फिर भी छोटी ही हुई ना, तो फिर हम क्यों इतनी दीवारें बना लेते हैं उस जिंदगी में? हम क्यों एक दूसरे से टूटते जाते हैं इन दीवारों की वजह से? क्यों हम इतने सारे भेदभाव करने लगते हैं? रिलीजन, कास्ट, सीनियरिटी, देश, पता नहीं कितनी सारी दीवारें बना लेते हैं। तो इन दीवारों पर ही जो एक मैंने कविता लिखी थी, ये एक्चुअली मैंने भोपाल में लिखी थी, और ये फोटो जो इस पिक्चर में इस कविता के ऊपर है, मैं यहाँ दिखाना भी चाहूंगी। ये भी भोपाल में जो शहीद स्मारक है वहां की है। तो उसमें एक गोल सी दीवार है। तो जब मैं उस दीवार को देख रही थी, तब ये कविता मेरे मन में आई थी। इसे आपके सामने पेश करना चाहूंगी। स्वागत है, दीवार। स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो पेश है कविता दीवारें। जब भी देखती हूं इन दीवारों को, दिल थरथरा उठता है, जिगर तेजी से धड़कने लगता है, और जहन में अंधेरे से छाने लगते हैं। न जाने कितनी तरह की दीवारें हैं, धर्म की, जाति की, मजहब की, वर्ण की, आमदनी की, लिंग की। क्यों बनती हैं ये दीवारें? क्यों बनती हैं ये दीवारें? क्यों होता है इतना आसान बना डालना इन दीवारों को? क्यों मजबूर हो हम हाथ मिला लेते हैं इन बेजान दीवारों से? क्यों हमारी आंखें इन्हें देख लेती हैं? क्यों हमारी धड़कन इन्हें सुन लेती है? क्यों हमारे पांव उस दिशा में चल पड़ते हैं? क्या हमें इतना कमजोर बनाया है ईश्वर ने कि हम रास्ते दीवारों से तय करते हैं, ना कि किसी पुल से जो दिलों को जोड़ सके? क्यों हमें इतना कमजोर बनाया है ईश्वर ने कि हम रास्ते दीवारों से तय करते हैं, ना कि किसी पुल से जो दिलों को जोड़ सके? हिम्मत करनी होगी हमें तोड़ने की ये दीवारें, और खोलने होंगे दरवाजे इंसानियत के। मिल जाना होगा गले हर इंसान से। तो ये थी मेरी कविता दीवारें। आशा है आप लोग को पसंद आई होगी, और बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट्स में देख रही हूँ, और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को नमन, और आपको पसंद आए तो ये पुस्तक जरूर पढ़ें। बहुत शुक्रिया नीलम जी, और जिस तरीके से आपने इस पुस्तक के बारे में बयां किया, और आपने जिक्र किया कि कभी कभी मतलब आपने जो जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनका भी इसमें जिक्र किया है, आपकी रचनाओं में है। वैसे आप हमेशा सकारात्मक लिखती हैं, और इस किताब में जो लिखी सारी कविताएं हैं मुझे सकारात्मक ही लगी, क्योंकि उसमें आपके मन के भाव हैं। आप ऐसा किंचित ना समझिए कि इसमें कुछ आपने नकारात्मक लिखा है। वो मानव हृदय के भाव हैं, उस क्षण के भाव हैं जिस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपका हृदय क्या महसूस कर रहा है। तो बेहद शानदार रचनाएं हैं इसमें सभी, और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हैं वो बहुत तारीफ कर रहे हैं। और जी बिल्कुल, और आप इस पुस्तक को आप अमेज़न से मंगा सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। आसमानी होना है, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। अभी और हम अपने आमंत्रित अतिथियों से इस पुस्तक के बारे में और विचार करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने दीवारें हम सबके समक्ष रखी, उसको पढ़ा। बहुत धन्यवाद नीलम जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी एक और संस्थापिका इस पेज की, आदरणीय डॉक्टर रेणु मिश्रा जी, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। और जब मैं उनका परिचय मांग रहा था तो मुझे लग रहा था कि उनको कौन नहीं जानता है। मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं कि आप अपना परिचय भेज दीजिए। तो बिल्कुल उनको लिखना बहुत पसंद है, उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद है,
बागवानी उनको सुकून देती है, और बहुत सारी किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, वो अपने मन की बात कह देती है, जो बहुत बड़ी बात है, हम अक्सर नहीं कह पाते हैं। हमारे मन में अगर कुछ देख करके हमें महसूस हो रहा है तो वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। रेणु जी की बहुत एक खासियत है कि वो अपने मन के भाव रख देती हैं और बहुत अच्छे से रखती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब के बारे में आप कुछ अपने शब्द कहें और एक रचना की गुजारिश है आपसे भी। बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद सुनील जी। और सबसे पहले तो नीलम को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। 45वीं का किताब लाना कोई छोटी बात नहीं है। अभी किसी ने लिखा भी था कि ये कोई खेल नहीं है, और सचमुच ये कोई खेल नहीं है। तो और आसमानी होना है, आसमान तो आप हो ही पहले से ही। इतने विस्तृत हैं, इतनी गहन है, और इतना बड़ा इनका दिल है, इतना बड़ा आंचल है जिसमें इतने सारे लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री, कलाकार सब समाये हुए हैं, और सबको आपने आसरा दिया है। तो हम सब के लिए तो आप आसमान ऑलरेडी हैं। आप आसमानी होना है लिखा है आपने इस किताब का, लेकिन आप आसमान से विस्तृत और सागर से गहरी हैं। और नीलम नाम तो है ही आपका, नीला रंग, जो आपको बहुत प्रिय भी है। किताब पर आते हैं। किताब में 51 कविताएं हैं और बहुत सुंदर कवर पेज है, जैसा आप सुनील जी ने अभी बताया कि अपर्णा दी ने बनाया है और 2 दिन में बनाया है। बहुत खूबसूरत कवर पेज है और बहुत अच्छे से परिभाषित करता है इस किताब को और इस किताब के टाइटल को, शीर्षक को। जब मैंने इसमें कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा कि ये किताब पिछली किताब से डिफरेंट है, फर्क है। मुझे बैकग्राउंड नहीं पता था किस परिस्थितियों में लिखी गई, हालांकि मुझे ये सारी चीजें पता थी। नीलम किस दौर से गुजर रही थी, आंटी की तबीयत खराब थी और हॉस्पिटल में वो बहुत लंबे समय तक एडमिट रही और किस तरीके से आईसीयू में रहती थी, और फिर भी अपना मनोबल बनाए रहती थी नीलम, और सब कुछ संभाले हुए थे उन्होंने, और डब्लू जी, नौकरी, घर, परिवार, सब कुछ। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि ये किताब सांसारिक ज्यादा है। इसमें परिवार के बारे में ज्यादा लिखा गया है, इसमें संबंधों के बारे में ज्यादा लिखा गया है, रिश्तों के बारे में ज्यादा लिखा गया है, और 90%, 60% कविताएं माँ पे हैं। माँ बेटी के रिश्ते पे है, माँ के प्यार पे है, माँ की यादों के बारे में है, जब वो लौट के आई तो कैसा लगा। बहुत सारी कविताएं हैं जो उन्हीं के चारों तरफ घूमती हैं। हालांकि इसमें लिखा नहीं है, पर मैं तभी समझ गई थी ये किताब जो है वो आंटी को समर्पित है। और जैसे कहते हैं ना कि लेखक अमर कर देता है, तो लेखक से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो नीलम जैसी बेटी हो तो माँ को तो अमर होना ही है, और वो अमर है सब कविताओं में, शब्दों में, हर लफ्जों में, इतिहास में। तो सभी कविताएं बहुत अच्छी हैं। बहुत सारी बेटी के लिए भी, कुछ बेटी के लिए भी लिखा है कि हम, उसने ऑब्जेक्ट किया था कि हम में कौन कौन है, तुम हो और हम। तो बहुत, चूंकि मैं लखनऊ से हूँ तो हमारे भी आदत है हम कह के बात करने की, और हम लोग तो मामूली लोग हैं, लेकिन ये नवाबों की भाषा हुआ करती थी। हम एक अथॉरिटी बताती थी कि नॉट अलोन, हमने कहा मतलब कि एक अथॉरिटी पीछे है, वो कह रही है। तो मैं से एक सिंगल आदमी का बोध होता है, मैं अकेला हूँ, मैंने कहा। तो ये था हम। और दूसरी एक कविता थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब आप गई मुंबई, और पहले आप पुणे रहती थी, ट्रांसफर हुआ और आप गई पति के साथ रहने के लिए, और जब वहां पर हुआ, क्या जगह का नाम था जहाँ आप रहते हो? निर्मल पार्क। निर्मल पार्क, यस, निर्मल पार्क। निर्मल पार्क में गई, और फिर वहां पर जब वो डिस्टर्ब हुआ सबका रूटीन, और फिर जब उन्होंने मैं सुबह टहलना शुरू किया और उस ग्रुप से जुड़े, तो आपको कैसे खुशी मिली वो पढ़ के, मुझे बहुत मजा आया।
सभी कविताएं बहुत अलग रंग में है, हालांकि विषय सबका सेम ही है, पर सब एक दूसरे से फर्क है और विभिन्न भाव लिए हुए हैं, विभिन्न रंगों में सजी हैं। और आज जो मैं कविता पढ़ने वाली हूँ उसका शीर्षक है खोल दो खिड़कियां। अब क्योंकि नीलम ने कहा है कि मैं इसके साथ साथ रहती हूँ, अब उन्होंने दीवार पढ़ी तो ऑटोमेटिकली देखिए मैंने खिड़कियां खोली थी उस दीवार पे। दीवार है तो खिड़कियां वही बनेंगी। स्वागत है रेणु जी, स्वागत है आपका। कविता है और आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। खिड़कियां खोलकर जरा झांक लिया करो, क्या पता कौन फरिश्ता चला रहा हो, खामोश रातों में अपनी हथेलियों पर महताब लिए हुए है, महताब चांद। जरा देख लिया करो वो खूबसूरत नजारे जो शगुन की तरह आते हैं यह जतलाने के लिए कि खुशियां पैरों में पायल बांधे आने ही वाली हैं। खिड़कियां खोलकर आफताब की किरणों को महसूस कर लिया करो जो सुनहरे अरमानों को तुम्हारे दिल और जहन में जन्म देने के लिए आती। खिड़कियां खोलकर दुनिया को भी महसूस करने दिया करो तुम्हारे रुखसार के रंग जिनसे खिल सकते हैं कई गुलिस्तां। बंद खिड़कियों में तो बस रहते हैं उछले हुए अरमा या हारे हुए इंसान। बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने और इसके साथ फिर से एक बार आपको बधाई देना चाहती हूँ और ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे हम कविताएं लिखती हैं और गिनते कि मैंने 10 लिखी 20 लिखी, वैसे आप किताबें गिनती हैं 10 20 40 50। बिल्कुल 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 सही। और जी किताब थी चंदा गिनती भूल गया, वैसे हम सबकी हालत वही चंदा वाली है कि हम लोग गिनती भूल चुके हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आपने शामिल किया। ये सारे जी बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका। और बिल्कुल आपने जिस तरीके से दीवारों के बाद खिड़कियों का जिक्र किया तो वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। बहुत आपकी जो आपकी पसंद है रचना की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जी। और बहुत शानदार तरीके से आपने पढ़ा खिड़कियां, खोल दो खिड़कियां जी। और यही खास बात है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इन रचनाओं में कुछ ना कुछ फर्क है। आपको वैसे किताब जब आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि कुछ एक शीर्षक पर लिखी हुई हैं। जी हाँ, एक शीर्षक पर हैं किताब रचनाएं, लेकिन आपको उनमें शैली का अंतर दिखेगा, आपको उनमें अलग अलग भाव नजर आएंगे जब आप उनको पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सबसे फिर गुजारिश करता हूं कि आसमानी होना है या आप तक पहुंचनी है, अमेजन के माध्यम से आप इसको मंगाएं और इसकी सुंदर रचनाओं को पढ़ें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी पेज के एक और अहम सदस्य आदरणीय डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी को, जिन्हें हम प्यार से अपर्णा दी कहते हैं, अपू दी कहते हैं। गोवा से वो हमारे साथ जुड़ी हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस काव्य संकलन, इस कविता संग्रह का जो मुख्य पृष्ठ है वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, एक खूबसूरत कवर पेज। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे जैसे और जितने रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो उनसे कुछ ना कुछ रोज सीखते हैं, क्योंकि वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। आप द्विभाषी कवित्री हैं, चित्रकार हैं, मंच संचालिका हैं। आपकी 7 एकल काव्य और आपकी 7 एकल और एक साझा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। करीब 60 से ज्यादा आपके साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और कहानियां प्रकाशित हैं। आप 45 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारी प्रदर्शनों का हिस्सा रह चुकी हैं। साहित्य और चित्रकारी के क्षेत्र में आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। कई सारे सम्मान हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि दी को विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाता है।
लेखन और चित्रकारी के अलावा आप संगीत, नृत्य और खाना बनाने का भी आप शौक रखती हैं। यहाँ पर एक बात आपने मेंशन नहीं की जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपकी बनाई हुई पेंटिंग गोवा के राजभवन में प्रदर्शित है, वहाँ पर सुशोभित हो रही है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आप जैसी महान रचनाकारा, कलाकारा, चित्रकारा के साथ हम सब यहाँ पर मंच शेयर कर रहे हैं। तो दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आसमानी होना है उसके कवर पेज और उसमें लिखी रचनाओं के बारे में हम सबको बताएं, और आपसे गुजारिश है कि एक रचना जरूर पढ़ें। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, मेरा परिचय देने के लिए, इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और जैसा कि सुनील जी ने बताया और नीलम ने कहा, ये 75वीं उनकी पुस्तक है। तो जब नीलम ने मुझे फ़ोन पर बताया कि दी मुझे कवर पेज चाहिए है, आपके पास है? तो मैंने कहा कि मेरी 75th बुक है। मैंने कहा उसमें से कुछ कविताएं भेज दो मेरे को, 3-4 कविताएं, तो मुझे आइडिया लग जाएगा। नीलम ने कविताएं भेजी और मैंने ये कवर पेज बनाया और पूछा कितनी जल्दी चाहिए। जल्दी से जल्दी दीदी हो जाए। तो मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि नीलम को ये कवर पेज पसंद आया। और मैं सबसे पहले तो नीलम को बधाई देना चाहूँगी इस पुस्तक की। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ये 45th इनकी किताब है, काव्य संग्रह, और उस पर मेरी बनाई हुई पेंटिंग है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस काबिल समझा कि हाँ, मैं इसके 75वीं किताब का हिस्सा बनूं। और जैसा नीलम ने बताया कि ये जब किताब, इनकी मम्मी बीमार थी, मैं उस समय इनके साथ में काफ़ी कनेक्टेड भी रही हूँ। और मुझे मालूम है इन्होंने आईसीयू में आंटी हैं और इन्होंने बाहर बैठ के अपने आप को हौसला देने के लिए कविताएं लिखी हैं, जो कहीं पे हल्का सा वो शेड तो दिख रहा है कि हाँ थोड़ा परेशानी वाला, लेकिन उसी के साथ में एंडिंग जब तक हुई है कविताओं की, तब तक पॉजिटिविटी आ चुकी है। तो ऐसे दौर से ये गुजर रही थी। 2023 के बारे में इन्होंने लिखा है कि एक तरफ बेटी जाने वाली थी, लेकिन वो सुनहरे उसके लिए जा रही थी, भविष्य की ओर जा रही थी। लेकिन मम्मी जो थी वो हॉस्पिटल में, घर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल घर, ऊपर से ऑफिस देखना, साथ में LWG का भी वो करना। तो इसको देखते हुए और आईसीयू के बाहर बैठ के किताब की एक किताबों के लिए कविताएं लिखना काबिले तारीफ है। और एक एक कविता ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल दिल से है। कहते हैं ना, कविता दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। इसकी हर कविता ऐसी है। मैंने ये संग्रह 2 बार ही पढ़ा है, कल से लेके आज तक 2nd टाइम पढ़ा मैंने ये। और जैसा कि इसका है शीर्षक है आसमानी होना है। तो कहते हैं ना, हर इंसान की इच्छा होती है कि आसमान का विस्तार और सागर सी गहराई उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा हो। और जिस तरह विस्तार का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह इंसान की चाहतों का भी कोई अंत नहीं है। लेकिन हर इंसान कोशिश यही करता है कि वो आसमानी हो जाए। लेकिन आसमानी होने की कल्पना वही कर सकता है जो जीवन में संघर्ष और प्रकृति के तर्क को समझ सकता है और खुद को उन्हीं रंगों में ढालने के लिए आतुर होता है, जो हमारी नीलम ने किया। और इस काव्य संग्रह के आसमान के विस्तार जैसी सकारात्मक सोच और सागर सी गहराई सा चिंतन इस चीज का प्रतीक है। ये जो पुस्तक है, ये दोनों सोच और गहराई का मिश्रण रहा है। और इस संग्रह की जो कविताएं हैं, वो उसमें जिंदगी के बहुत रंग हैं। वो जिस दौर से गुजर रही थी, वो उसके बारे में लिखती चली जा रही थी। व्यक्तिगत अनुभवों की श्रृंखला के रूप में भी आकार लेती रही। आशा और सकारात्मक सोच संचार की हुई कविताएं। लेकिन एक बात है, निराशा के घने जंगल में एक आस का दिया आपको प्रज्वलित हर कविता में मिलेगा। अंत जो कविता का हुआ है, वहां पे आपको दिखेगा कि हाँ, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच है वहां पे, जो उनको आगे लेके बढ़ती रहती है। और इसके लिए मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी नीलम का। और नीलम भी इस मंच पर क्या उनसे जो भी जुड़ा हुआ है उनको काफी प्रोत्साहित करती हैं। हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं लिखते थे और नीलम के प्रोत्साहन और की वजह से लिखने लगे हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं। अब आते हैं हम कविता पे। आसमानी होना है, जैसे एक इनकी कविता है। समुद्र को आसमानी होने से पहले केसरिया सा तपना पड़ता है। बहुत खूबसूरत लिखा है। सुबह खूबसूरत सी आसमानी रंग में रंग जाना। और अंत में लिखती है, मैं भी तपूंगी, मैं भी लगन में, मैं मस्त मलंग रहूंगी, कभी ना कभी आसमानी हो जाऊंगी। देखिए, एक तरफ तपिश दिख रही है और दूसरी तरफ एक पॉजिटिविटी दिख रही है। मैं भी तपूंगी और मैं जूझ लूट रही हूँ। आई कैन इमेजिन कि उस समय कितना मन में चल रहा होगा कि एक तरफ माँ बीमार हैं, दूसरी तरफ सब देखना है, और फिर उसमें ऐसी पॉजिटिविटी सोच आखिर में देना। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से एक इन्होंने लिखी है कविता बसंत में, बसंत के बारे में। उसमें भी आखिर में लिखा है, तन से ज्यादा मन को युवा रखना जरूरी है। एकदम सही बात है। हम लोग की उम्र तो बढ़ ही रही है, मन जब तक युवा रहेगा तब तक एकदम जिंदगी में बसंत ही छाया रहेगा। और फिर इन्होंने लिखी है कोरी कहानी, जिसमें इन्होंने अपने जज्बात लिखे हैं 2023 में जो जो पीड़ा से ये गुजरी है उसके बारे में। बहुत अच्छा लिखा है, बिल्कुल दिल से लिखा है। और बुद्ध बनना, ये भी एक बहुत बढ़िया कविता है, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन मैं इस समय आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, वो लड़की। झील के किनारे खड़ी खड़ी, जाने क्या सोच रही वो लड़की। क्या उसके ख्वाबों में अब भी वही तेज बहाव था जो तब हुआ करता था जब वो कॉलेज के दिनों में हंसते हंसते गुजारा करती थी। या अब उन ख्वाबों में कोई रुकावट आ गई थी जिसके पार जाने के रास्ते वो तलाश रही थी। या अब उसके ख्वाबों को वक्त की आंधी ने इतना पुख्ता बना दिया था कि वो अपने बचपन को झील के आईने में बस आता जाता देख रही थी, ये जानते हुए कि ख्वाबों और हकीकत में मीलों का फासला है जिसे पार करना मुहाल है। और उसकी आंखों में कुछ आंसू की बूंदें बरसने को बेकरार थी। ना वो पीछे को मुड़ी, न मैं अपने सवाल उससे कर सकी। बस कुछ लम्हों तक एकटक मैं उसे देखती रही और फिर बढ़ गई अपना रास्ता तय करती हुई। पर न जाने क्यों उस पल मुझे याद आ गई वो कई औरतें जिनके पास सिवाय पुरानी यादों के कुछ और नहीं रह जाता, मात्र इसलिए कि वो औरत है। बहुत ही अच्छी ये कविता है। और इसमें दिखाता है कि जब मुसीबत आई, सोचा विचारा, आगे बढ़ी। और सही बात है, बहुत सी औरतें पुरानी यादों में जीती हैं लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं। और जो हिम्मत नहीं कर पा रहा हो उसको ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर कविता में एक सकारात्मक सोच मिलेगी, आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। और एक कविता का मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, माँ और सूरज, जो इन्होंने लिखी है वो भी मुझे बहुत पसंद आई है। इन्होंने माँ इनके पास में नहीं है, लेकिन जो रोज़ सुबह सूरज आता है वो इनकी माँ के रूप में इनसे मिलने आता है। बहुत प्यारा लिखा है। और लिखा है कि जैसे बच्चों के लिए माँ तप करती है, सूरज की तरह तपती है और बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, उसी तरह इन्होंने इस कविता को भी बहुत खूबसूरती से लिखा, मुझे बहुत पसंद आई। और इसी के साथ एक बार फिर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नीलम, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, और इसी तरह तुम्हारी लेखनी चलती रहे। हम लोगों को बढ़िया बढ़िया साहित्य की कविताएं, कहानियां सब सुनने को और पढ़ने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दी, बहुत शुक्रिया। इतने सुंदर तरीके से आपने सभी रचनाओं का लगभग जिक्र किया और उनमें छुपे भावों का आपने जिक्र किया।
जी, अद्भुत अद्भुत शैली है नीलम जी की लिखने की। हमेशा हमेशा वो हमें अपनी नई रचनाओं से प्रभावित करती हैं। जब भी वो कुछ शेयर करती हैं तो कुछ नयापन जरूर होता है, और यही उनकी खास बात भी है। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आज हम जिस किताब पर चर्चा कर रहे हैं वो है आसमानी होना है। आप इसे अमेजन से मंगा सकते हैं। बहुत सुंदर रचनाएं हैं। हम सब इसी किताब पर चर्चा कर रहे हैं, इनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय संजीव जायसवाल सर को मंच पर आमंत्रित करूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना बेशकीमती समय निकाला। इस कार्यक्रम में आप शामिल हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। संजीव जायसवाल सर पूर्व IRPS अधिकारी, RDSO लखनऊ, वहाँ से आप रिटायर हुए हैं। लखनऊ राजाजीपुरम के आप रहने वाले हैं। और संजय सर का, जो संजय आप उपनाम से लिखते हैं, आपके बारे में अपने दर्शकों को बताऊं कि आपके 23 कहानी संग्रह, 14 उपन्यास, 3 व्यंग संग्रह और 33 चित्र कथाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चित्र कथाएं लिखना एक अलग ही कला है। और विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं, आपकी कहानियां, व्यंग प्रकाशित होते हैं। भारत सरकार का प्रतिष्ठित भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार रिकॉर्ड 2 बार 2005 और 2010 वर्ष में आपको प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सूर पुरस्कार जो 2005 में, पंडित सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार 2010 तथा अमृतलाल नागर कथा सम्मान 2013 से आप सम्मानित हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 2 लाख रुपए का जो बाल साहित्य भारती पुरस्कार है 2018 में वो आपको प्राप्त हुआ। 2015 में रेल मंत्रालय का प्रेमचंद्र पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। शब्द निष्ठा सम्मान 2019, CBT द्वारा आयोजित अखिल भारतीय लेखन प्रतियोगिता 2016 में वैज्ञानिक उपन्यास रेडसन के एलियन को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय स्तर की कई कहानी प्रतियोगिताओं में आप प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। यूनिसेफ और CBT द्वारा कई रचनाएं प्रकाशित एवं आप वहां से सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। रेडियो और टीवी पर कई कहानियां, नाटक और भेंट वार्ताएं प्रसारित हो चुकी हैं और बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा आपको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा चुका है। अनुवाद भी आप अनुवाद करते हैं और उपन्यास होगी जीत हमारी। अनुवाद करते नहीं, अनुवाद हुआ है। अच्छा, आपकी सॉरी, मेरे समझने में ये त्रुटि हुई कि उपन्यास होगी जीत हमारी का भारत सरकार द्वारा 15 भाषाओं में जी प्रकाशन किया गया है। जो आपकी कृति है उसका अनुवाद किया गया है 15 भाषाओं में। बहुत सराहनीय है, बधाई सर आपको इस चीज के लिए। चित्रकथा तथा वह हंस दिया का विश्व की 154 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, बहुत खूबसूरत। पुस्तक चंदा गिनती भूल गया का 15 भाषाओं में प्रकाशन हुआ है। पुस्तक सूरज की गुस्सा, चंदा मामा और टूटा पंख का 10 भाषाओं में प्रकाशन हुआ है। उपन्यास डूबा हुआ किला का 4 भाषाओं में प्रकाशन हुआ है। बहुत शानदार सर, आपका परिचय, आपका ये बायोडाटा पढ़ के आपने देखा कि मैं लड़खड़ा भी गया। और क्योंकि मैंने इससे पहले इतना विस्तृत और इतना प्रभावित करने वाला प्रभावशाली जो परिचय है वो नहीं पढ़ा। बहुत बहुत बधाई आपको सर। और हम सबके लिए गर्व का विषय, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि हम आपके साथ आज शामिल हैं इस मंच पर। तो बहुत बहुत स्वागत है। आपसे गुजारिश है। जी रेणु जी, आप कुछ कह रही हैं। पीछे जो दीवार है उस पे आप मेडल्स देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, और इसी का असर हो सकता है कि जो होस्ट है, जो मेजबान है, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कभी कभी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे गुजारिश है कि आसमानी होना है के बारे में आप कुछ बताएं, और एक विनती आपसे और है कि उसमें लिखी हुई कोई रचना आप जरूर पढ़ें। स्वागत है सर आपका।
धन्यवाद सुनील जी। अभी सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत तारीफ की, लेकिन मैं तारीफ नहीं कर पाऊंगा। तारीफ करना तो दूर, नीलम जी मुझे आपका यह कार्यक्रम ही पसंद नहीं आया। मैं इसका बहिष्कार करने की सोच रहा था, लेकिन पुराने संबंधों के चलते आ गया। और अपनी नाराजगी का मैं जब कारण बताऊंगा तो सारे वक्ता और श्रोता सहमति जताएंगे। अरे 75वीं किताब है आपकी भाई, इसकी लॉन्चिंग कम से कम ताज होटल में होनी चाहिए थी। मतलब चाय तक नहीं पिलाई। करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जब आपकी सेंचुरी लगे तब ये शिकायत दूर कर दीजिएगा। ठीक है। मतलब मजा नहीं आया। नहीं, अगर मैं गलत हूं तो भाई बताइए आप लोग। नहीं सर, बिल्कुल नहीं संजीव जी, इस बारी लॉन्चिंग अभी यहाँ हुई है, 5 स्टार में भी हो सकती है ना नीलम, क्यों नहीं? सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। वो ऑनलाइन है ये, वो ऑफलाइन सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। और बिल्कुल नीलम जी से हम सब जब मिलेंगे तो आपकी चाय भी हम ही पी लेंगे सर। ये अच्छा रहा। आवत हम लोग उधर कहते हैं बाजार लगी नहीं गिरहकट आ गए। आ गए। जी बिल्कुल। जी सर। सुनील जी, मुझे आज भी 20 साल पुरानी यादें मेरे दिमाग में सुरक्षित हैं। जी। जब नीलम जी ने बहुत सी रचनाएं लिख रखी थी, लेकिन उनकी डायरियों में कैद थी, प्रकाशित नहीं हुई थी, तब मेरा इनका संपर्क हुआ था। और इनकी एक छोटी सी पुस्तक लखनऊ के नमन प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद तो जैसे इनके पंख उगाए और जो इन्होंने उड़ान भरना शुरू किया, तो शायद आज आसमान भी छोटा हो गया है। और तभी ये कहने की स्थिति में आ चुकी हैं कि आसमानी होना है, क्या होता है, या मैं आसमानी हूँ। बिल्कुल। बहुत से लोग कविता रचनाएं करते हैं, कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, लेकिन नीलम जी का मुझे जो लेखन पसंद है उसका कारण है कि वे कई भाषाओं में और कई विधाओं में एक साथ काम करती हैं। और हर विधा में इतनी विविधता है कि आश्चर्य होता है कि एक इंसान के इतने स्वरूप कैसे हो सकते हैं। अगर इसी पुस्तक को लिया जाए तो इसमें 51 कविताएं हैं और हर विषय पर हैं। जीवन का गंभीर दर्शन है, मोहब्बत है, इश्क है, यहाँ तक कि मजदूर के ऊपर भी है। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह पुस्तक एक तरीके से इन्होंने अपनी माँ को समर्पित किया है। शायद यही कारण है कि माँ शीर्षक से भी 2 कविताएं हैं। और कुछ लोगों ने नकारात्मकता वाली बात कही, तो मैंने भी एक कविता पढ़ी, इजाजत, तो मैं चौंक गया। अजीब ढंग से शुरुआत होती है उसकी, हमें लगा कि क्या कहने जा रही, इतना निगेटिविटी कैसे आ गई इनमें। शुरुआत है, सुनो अब मैं तुम्हें इजाजत देती हूं कि तुम अंधेरा बन जाओ, सारे जग पर छा जाओ। बड़ा अजीब सा लगा कि कोई कवि कैसे कह सकता है कि तुम अंधेरा बन के सारे जग में छा जाओ। लेकिन बाद में जिस तरीके से इन्होंने तस्वीर का रुख पलटा है और इस कविता में सकारात्मकता लाई है, वो काबिले तारीफ है। आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। और कई प्रयोग भी इन्होंने इस पुस्तक में किए हैं। जैसे राधा के ऊपर एक सीरीज है, 3-4 कविताएं लाइन से हैं। राधा की मनोहार, कान्हा की हार, राधा की स्वीकार। आप इसको पढ़ें तो प्रेम का एक नया स्वरूप सामने आ गया। हालांकि प्रेम का तो 2.5 अक्षर प्रेम के तो इतने बड़े हैं कि आज तक कोई समझ नहीं पाया, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका चित्रण किया है। और एक कविता है जिसका जिक्र किए बगैर शायद इस पुस्तक पे समीक्षा पूरी नहीं होगी, वह है कौन है राम। अद्भुत कविता है, भजन है, गीत है, मैं क्या कहूँ, लेकिन जो कुछ है अनोखा है और प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण है। अगर इस कविता को ही आप पढ़ लें तो मुझे लगता है छोटी मोटी तपस्या तो हो ही जाएगी, अच्छी खासी पूजा हो जाएगी।
शुरुआत ही करती हैं राम 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 राम, यही मेरा काम यही मेरा धाम, राम 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 राम। सभी को इस कविता को जरूर पढ़ना चाहिए, और जिसके हाथ में किताब पहुंचे वो सबसे पहले इसी कविता को पढ़े, मेरा अनुरोध है। और किस कविता की तारीफ की जाए, किसको पढ़ा जाए, किसको न पढ़ा जाए, बहुत बड़ी कशमकश थी। फिर मुझे लगा कि अगर सबसे पहली कविता जो है उसको पढ़ाऊं तो शायद थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि मुझे ये संग्रह की सबसे अच्छी कविता भी लगी और इसमें भी एक गहरा दर्शन समाया हुआ है। शीर्षक है मैं आसमानी हूं। मैं आसमानी हूं, माहौल का तगाजा देख झील भी अपने दायरे छोटे और बड़े कर लेती है। आप ध्यान दीजिएगा, माहौल का तकाजा देख झील भी अपने दायरे छोटे और बड़े कर लेती है, पर अपनी पहचान नहीं खोती। शायद मुझ में भी एक झील है, मैं भी अपने आयाम बदलते वक्त के साथ छोटे और बड़े कर लेती हूँ, पर नहीं बदलती है मेरी बुनियादी फितरत। मैं बहते रहना जानती हूँ, अपनी फितरत पहचानती हूँ, तभी कोई तखल्लुस नहीं रखती झील सी गहरी और आसमानी नीलम। इस कविता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। और सच पूछा जाए तो कहते हैं कि पूरी हांडी को चखने की क्या जरूरत, एक दाना देख लो तो पता लग जाएगा स्वाद कैसा है। तो वैसे ही आप इस 51 कविताओं के संग्रह से किसी भी कविता को उठा के पढ़ लीजिए, आपको नीलम जी के लेखन के स्तर का पता लग जाएगा। और जिस तरीके से वे लिख रही हैं, सृजन कर रही हैं, मुझे विश्वास है कि उनकी लेखनी इसी तरीके से ऊर्जावान रहेगी और हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध करती रहेगी। और बहुत जल्दी ही हम लोग उनकी 100वीं पुस्तक की लॉन्चिंग का कार्यक्रम अटेंड करेंगे, और मुझे विश्वास है कि नीलम जी अपना वादा जरूर निभाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर, एकदम सार्थक समीक्षा करने के लिए इस पुस्तक आसमानी होना है की। और बिल्कुल ये जो आपने नीलम जी से गुजारिश की है, जब सभी पुस्तक होगी तो हम उनको याद दिलाते रहेंगे कि वो किसी 5 स्टार जगह पर वो प्लान करें इसका विमोचन, और हम सब वहाँ पर एक कप चाय तो जरूर पिए। जी, बहुत ही सार्थक समीक्षा की आपने। और आपने जो प्रथम कविता पढ़ी, मैं आसमानी हूँ, जी बिल्कुल। और आपने सही कहा कि अगर आप किसी एक कविता को पढ़ना चाहें तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे की 51 कविताएं, रचनाएं किस प्रकार से होंगी। बहुत ही सार्थक समीक्षा और आपकी प्रस्तुति सर, बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को एक बार पुनः याद दिलाऊं जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम आज जिक्र कर रहे हैं आसमानी होना है का। ये नीलम जी के द्वारा लिखी हुई उनकी 45वीं कविता संग्रह है। आप इसे अमेजन से मंगा सकते हैं। हमारे सभी आमंत्रित अतिथियों ने अपने विचार इस पुस्तक के बारे में पढ़े और अपनी अपनी पसंदीदा रचनाओं को पढ़ा। मेरा भी मन हो रहा है नीलम जी, आपकी आज्ञा से अगर मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उन्होंने एक 2 पेज का आभार प्रदर्शन, जो उन्होंने आभार व्यक्त किया है, मैं बहुत भावुक हो गया जब मैं उस आभार को पढ़ रहा था। वो लिखती हैं कि गत वर्ष जिंदगी और संघर्ष का कुछ करीबी नाता हो गया था। मेरी माँ करीब 6.5 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही और मन बेबस हो उन्हें देखता रहा। इसी बीच मन में एक ख्याल आया, क्या उनकी जिंदगी मुकम्मल थी? तुरंत दिलो ज़हन ने कहा बिल्कुल। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने बच्चों के लिए वो हासिल कर दिखाया जो वक्त की स्लेट पर असंभव लगता था। और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये लिख रही थी तो आपके मन में जरूर उस समय खुशी रही होगी कि आपकी माताजी की जो जिंदगी थी वो मुकम्मल थी, और जो जैसा कि आपने लिखा कि जो जिंदगी वक्त की स्लेट पर जो संभव था वो उन्होंने कर दिखलाया। तो वो आत्मविश्वास आपको उनसे मिला, और उसी खुशी को जहन में रखते हुए
मैं जब इसमें 51 रचनाओं को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ए खुशी जो पृष्ठ संख्या 63 पर है, मुझे वो रचना आज पढ़नी चाहिए। तो आप सबके समक्ष मैं ए खुशी को पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया रेणु जी। जी। ए खुशी, जाने किन रास्तों पर तुम मिल जाती हो, जाने किन रास्तों पर तुम मिल जाती हो, मेरे होठों पर इठला कर बस जाती हो, मेरे आंखों में काजल सी खूबसूरती सजाती हो और फिर जहन तक उतर जाती हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा साथ नहीं छूटा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा साथ नहीं छूटा, कोई एहसास जाकर मुझसे नहीं रूठा। तुमसे कह आया किस्सा कोई झूठा मूठा और तुम चली गई दिखाकर मुझे अंगूठा। पर फिर तुमने पढ़ा हर हर्फ मेरे दिल की किताब का, मुझे तौला, मुझे परखा और तुमने बिना किए मुझसे कोई चर्चा, रिमझिम बरसी जैसे बरसे बरखा। तुम्हारा हाथ मिलाना, तुम्हारा हाथ मिलाना अच्छा लगता आया है, लगता ही रहेगा, बस तुम मेरे दिल और जहन में बसी रहना हमेशा हमेशा। मैं जब इस रचना को पढ़ रहा था पहले भी और अभी भी, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि इतनी विषम परिस्थितियों के बीच सकारात्मकता को कैसे ढूंढना है और कैसे उन सकारात्मक भावों को एक रचना का रूप देना है, वो कोई आपसे सीखे। और ये रचना हम सबको प्रेरित करती है कि विषम परिस्थितियों के बावजूद हमें अपना धैर्य, अपना साहस, अपनी सकारात्मकता को छोड़ना नहीं चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम, माता जी को आपकी बहुत बहुत नमन, और इस कृति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। तो मेरी ओर से मैं इस रचना को पढ़ पाया, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब हम सब ने अपनी रचनाएं और इस किताब के बारे में चर्चा की है। मैं अंत में एक बार पुनः नीलम जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इस किताब को हमारे दर्शक कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से उसको मंगा सकते हैं, और कुछ अगर आप जानकारी देना चाहें तो जरूर आप बताएं। स्वागत है नीलम जी। धन्यवाद सुनील जी। मैं इस वक्त यादों के बहाव में खोई हुई हूँ और जो है मेरा ये मानना है कि कहानी तो जब मैं लिखती हूँ मैं अपने बारे में ही बता सकती हूँ, परंतु और भी यहाँ कहानीकार हैं तो वो भी शायद इस बात को मानेंगे कि जब हम कहानी लिखते हैं तो अपने भाव तो किसी तरह उस कहानी में ले जाते हैं, परंतु वो ऑटोबायोग्राफिकल नहीं होती हैं। और कविताएं अक्सर ऑटोबायोग्राफिकल होती हैं। मैंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं, कुछ मैंने प्रॉम्प्ट्स वगैरह पे भी लिखी हैं, बट 90% कविताएं ऑटोबायोग्राफिकल ही होती हैं। जिस इससे हम गुजर रहे होते हैं, कभी उसको छुपा के लिखते हैं, कभी सीधे सीधे लिखते हैं, पर होती ऑटोबायोग्राफिकल है। तो आप लोग सबने जो कविताएं पढ़ी मुझे बहुत भावुक कर गई। यानी लिखा है मैंने ही, पर उनको सुन के मैं भावुक हूँ आज। और यही महीना था जब मेरी माँ नहीं रही थी, तो इस बीच मेरे मन में वैसे ही उथल पुथल बहुत चल रही है, तो आज मैं बहुत भावुक हूँ। पर तो मैं कहाँ से किताब लेना है तो सबको पता है, ढूंढ लेंगे लोग, परंतु जो ये जिंदगी का सफर है उसका ये एक हिस्सा है मेरी किताब। तो उस हिस्से को अगर कोई पढ़ना चाहे जरूर पढ़े, परंतु आप लोग सबने प्रोग्राम सुना या जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी, हमारे आज के अतिथियों ने, उनको धन्यवाद देती हूँ, और जो पढ़ेंगे उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और यही चाहती हूँ कि सब लोग, हम लोग पॉजिटिविटी बनाए रखें। जिंदगी में ऊंचा नीचा दोनों तरह की जिंदगी में हिस्से होते हैं,
तो उनसे निकलना है, सूरज सा चमकना है, चांद सा चमकना है, सितारों सा संवरना है। ये ख्याल रखते हुए हम लोग जिंदगी जीते रहें, यही मैं कहना चाहती हूँ। और आदरणीय संजीव जायसवाल जी को, अपर्णा जी को, रेणु को और आपको सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत शुक्रिया नीलम जी आपका। मैं अपने सभी आमंत्रित अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कीमती समय निकाला और इस कार्यक्रम में आप सब शामिल हुए। एक दरख्वास्त आप सबसे और कि इस कार्यक्रम के बाद, संपन्न होने के बाद, अगर समय हो तो आप जो दर्शकों ने आप सबके लिए, हम सबके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं तो उनका प्रत्युत्तर जरूर दें, सबको अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे किताब पर चर्चा, आसमानी होना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सुनील जी। बहुत अच्छा मंच संचालन किया आपने। बहुत शुक्रिया दी, बहुत शुक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। संजीव सर, फिर आपसे दोबारा मिलना जरूर होगा इस उम्मीद के साथ। बिल्कुल। जी, धन्यवाद रेणु जी आपका भी। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट।